नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें वर्ष के खास मौके पर लखनऊ में 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं की सौगात भी दी। अब पीएम मोदी ने आवास योजना शहरी के तहत 75,000 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लखनऊ की तारीफ की और मोदी बोले कि 75,000 परिवार जिनको उनके घरों की चाबी मिली है वो अब अपने नए घर में अपने त्योहार को खुशी के साथ मनाएंगे। महिलाओं को छूट देने वाले निर्णय पर पीएम मोदी ने बोला कि किसी भी परिवार को आप देखेंगे तो ज्यादातर जगह पर मकान, दुकान, खेत, गाड़ी, स्कूटर सब पति के नाम पर होते हैं और जब पति नहीं रहते हैं तो फिर बेटे के नाम पर हो जाते हैं। महिला के नाम पर इसमें कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए स्वस्थ समाज को बनाने के लिए संतुलन को बनाना भी जरूरी है। इसलिए सरकार जो आवाज देगी उसका मालिकाना हक भी महिलाओं को दिया जाएगा और यह अहम फैसला लिया गया है। तो सीएम योगी ने भी ये कहा कि मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है और योगी ने कहा कि प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के प्रबंधन की भी तारीफ की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से प्रदेश की जनता को अब तक 11 करोड़ वैक्सीन लगी हैं और इसके अलावा प्रदेश के 7 लाख वेंडर्स को लोन दिया गया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया गया है। इसमें लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल संचालित हो रही हैं। कुंभ ने स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के नए मानक को पैदा किया है। प्रयागराज कुंभ ने एक नई दिशा दी है। के दौरान अर्बनाइजेशन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल की और खासतौर पर एक लंबे समय से जो मांग हो रही थी कि 25,000 की आबादी की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं इनको नगर निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, शहरी क्षेत्र के, नगरीय क्षेत्र के दायरे को विस्तार दिया जाए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 654 नगर निकाय थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 734 हुई है और इन 734 नगर निकाय के माध्यम से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को हम लोग बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन इस देश के अंदर न केवल नारी गरिमा के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मील का पत्थर साबित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस मिशन में सबसे बड़ी बाधा के रूप में उत्तर प्रदेश को देखा जाता था। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ। तो ये प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं, जिनमें 9 लाख आवास बनकर के तैयार हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 75,000 आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा देने वाली लाइट हाउस परियोजना कि जो 6 परियोजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं उनमें से एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और जिस तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ उसमें से ज्यादातर आवास आवंटित भी हो चुके हैं। यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष
दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद ए मिलाद, आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। तो आज़ादी के 75वें साल पे आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ, जहां पर इन तमाम विकास योजनाओं की सौगात दी गई है। करोड़ों की ये योजनाएं हैं। इसमें सबसे अहम यह था कि 75,000 आज ऐसे परिवार रहे जिनको आवास की चाबी सौंपी गई है। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप कुल आंकड़ा देखेंगे जो मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया, 42 लाख परिवारों को ये आवास दिए गए हैं। तो अब ये जो अमृत मिशन है ये अपने आप में भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिन बातों का यहाँ से जिक्र हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी हैं, ऐसे में इसका उस पर क्या असर पड़ेगा। जिन गरीबों की बात या फिर जिनकी बात यहाँ पर इस महोत्सव के दौरान भी हो रही थी कि उन सभी को इसका लाभ मिला है, इसका इम्पैक्ट भी चुनावों में क्या होगा। और अमृत मिशन जिस तरीके से इसका आगाज हुआ है या फिर और जिन परियोजनाओं की सौगात मिली है, इसको कैसे देखा जाए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो अमृत मिशन के अंतर्गत 1,441.70 करोड़ की जो राशि है आवंटित हुई है और 4,337 करोड़ की परियोजनाएं और हैं जिनकी सौगात आज प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। तो अमृत मिशन के अंतर्गत आज ये तमाम जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपी गई हैं, लेकिन अब इन योजनाओं का कितना लाभ मिलेगा और जनता इससे कितना कनेक्ट होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विवेक साइलेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलेस जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जैनेंद्र अरकवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसबीएसपी की तरफ से। जैनेंद्र अरकवंशी जी, आपका भी स्वागत। वैभव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वैभव जायसवाल जी, आपका भी स्वागत। सृष्टि कश्यप हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सृष्टि कश्यप जी, आपका भी स्वागत। फैजान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। फैजान खान जी, आपका भी स्वागत। और चंचल सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंचल सिवाच जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक साइलेस जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम योजनाओं का जिक्र हुआ, मुख्यमंत्री भी बहुत तमाम योजनाओं को बताते हुए नजर आए, कैसे इसको देखते हैं आज के प्रधानमंत्री की मौजूदगी लखनऊ के अंदर, उसके अलावा जो तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा था या फिर जो सौगातें देने की बात हुई आज इस मंच से, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे कि हम पहले भी कहते आए हैं कि सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, चाहे फिल्म सिटी के नाम पे हो, चाहे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम पे हो, चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पे हो। आज एक भी शुरू नहीं होता। 70 लाख नौकरियां देने का वादा था, उसको कुछ पता नहीं। किसान की आय दुगनी करने के लिए बात की थी, आज किसानों का क्या हाल है सब देख रहे हैं। किस तरह से किसानों को कुचला जा रहा है और मौत की घात उतारा है। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महंगी शिक्षा हो, महंगी दवाई हो या इलाज। आज हमारे बच्चे डेंगू से मर। आज माननीय प्रधानमंत्री लखनऊ में थे और हंस रहे थे। और लखनऊ से मात्र 120 किलोमीटर दूर लखीमपुर में किसानों को कुचल के मार दिया गया, वीडियो वायरल हुआ। और उनके ही मंत्री अजय मिश्रा टैनी का नाम इसमें आ रहा है, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोली। शब्द तो छोड़िए, संवेदना तक उन्होंने देने लायक नहीं थी। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई, मनीष गुप्ता जी, उनको पुलिस ने मार मार के मार डाला, उस पर कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने। एक शब्द कंडोलेंस का उस पर भी नहीं दिया।
और जो पत्रकार बंधु मारा गया, जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी हत्या हुई है अभी लखीमपुर में, उसके भी पिताजी का वीडियो वायरल हुआ है कि उसको डंडों से नहीं पीटा गया, वो भी कुचल के मारा गया, उसका भी वीडियो आ गया। उस पर भी एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला। उसके बाद लगातार जो डीजल, पेट्रोल और गैस लगातार पिछले 5 दिनों से बढ़ रही है और जनता का खून चूसा जा रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने मुनासिब नहीं समझा कि 2-4 शब्द। हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला का बलात्कार होता है और मोदी जी महिलाओं की तारीफ करते नजर आए, लेकिन महिलाओं की पीड़ा वो नहीं समझते। और ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये इवेंट मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में इस अहंकार को तोड़ेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को अपनी बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियों के नीचे कुचल के मार डाला है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुचल के सत्ता से बाहर करने। सृष्टि कश्यप जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। जी, मेरा बस ये रिएक्शन है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लखनऊ में है, क्या उन्होंने एक छोटा सा भी ट्वीट करा हमारे जो शहीद भाई हैं उनके लिए? और मैं माफी चाहूंगी, मैं वीडियो से नहीं कनेक्ट हो पा रही, लेकिन मैं अभी भी सीतापुर में हूँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है। पीएसी के जस्ट बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। कल से मोदी जी के एक ट्वीट का वेट हो रहा है, तभी हम सोच रहे हैं कि वो अब संवेदना व्यक्त करेंगे, तो कब करेंगे? क्योंकि वो एक क्रिकेटर की उंगली पर चोट लगने की बात तो वो 1 मिनट में ट्वीट कर देते हैं, उन्हें बहुत दुख हो जाता है। लेकिन जब हमारे किसान भाई जब शहीद होते हैं, उनके बारे में वो संवेदना जाहिर नहीं कर पा रहे। वो आज आए लखनऊ में, वो उत्तर प्रदेश में है, क्या ये चलिए सृष्टि जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपकी ऑडियो शायद थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस है। आपने बताया कि नेटवर्क इशू है और मुझे भी आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं मिल रही। ठीक है सृष्टि जी, मैं कोशिश करता हूं एक बार नेटवर्क थोड़ा सा अगर कुछ बेहतर होता है तो मैं दोबारा आपके पास वापस आता हूं। उससे पहले मैं वैभव जी आपका रुख कर लेता हूं। प्रधानमंत्री आज आए, तमाम योजनाओं का जिक्र हुआ, उन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया, आवास की चाबियां भी सौंपी गई। कैसे इसको देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा वैभव जी। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात की उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो है किसानों को विष दे करके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अमृत महोत्सव मना रही है। इसके शर्म की बात है कि हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, और जहां पे थे वहां से 120 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना घटती है और हर बार ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो किसानों को आय दुगनी कर दूंगा, किसानों के लिए हमने ये किया। किसानों की बात हर बात वो करते हैं, लेकिन आज जब किसान उनसे मिलना चाह रहा है, किसानों को उनकी जरूरत है, तो वो लखनऊ में तो है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन किसानों के घर में जहां पे आज मातम है, पूरे उत्तर प्रदेश उस मातम में अपने आप को किसान के साथ खड़ा किया हुआ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति खड़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे नहीं गए, हमारे मुख्यमंत्री वहां पे नहीं गए, ना ही हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से, नहीं हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त की गई है। वो जिस तरीके से जुमलेबाजी, जो मैं कहूं कि 2014 में जो जुमला एक्सप्रेस निकले थी, आज फिर वो 2022 को देखते उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली जुमलों की एक एक्सप्रेस जो है वो आ गई है। और सिर्फ फर्जी बातें, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फर्जी बातें करती है। किसी भी तरीके का, किसी भी राज्य के एक व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। बेरोजगार आज लाठी खा रहा है, लखनऊ में बेरोजगार लहूलुहान होता रहता है, रोज लाठियां पड़ती है, किसान लहूलुहान हो रहा है, लाठियां पड़ रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी राजनीतिक हत्या इस तरीके से कार्यों की जा रही है, माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसानों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, उसका जवाब 2022 में किसान और उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति उनको देने वाला है। वो किस बात की बात कर रहे हैं, किस तरीके से महंगाई आज चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, यही कि 1000 रुपए का गैस देंगे, 100 रुपए का तुमको डीजल देंगे, 120 रुपए का तुमको पेट्रोल देंगे। क्या वो करना चाहते हैं? महिलाओं के साथ अत्याचार की बात करें। महिला, सुहागिन महिला अगर अपना सिर मुड़वा लेती है तो ये प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है। इनको माफी मांगना चाहिए देश के लोगों से, इनको माफी मांगना चाहिए कि हमने जो कहा वो हम करके नहीं दे पाए हैं। इनको माफी मांगना चाहिए किसानों से कि हमारा जो मंत्री है उसके गाड़ी से या उसके लड़के के द्वारा प्रायोजित है, आयोजित है, क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन हत्या तो हुई है। क्यों नहीं अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने गृह जो राज्य मंत्री है उनका इस्तीफा लिया?
जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता है तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती इस मामले में। ठीक है। लेकिन सभी मौन है, ठीक है, सभी मौन है ठीक है। और बहुत शर्म की बात है। फैजान जी, आपका भी रिएक्शन चाह रहा हूं। आयुष जी, देखिए, ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लखनऊ में आए, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं आयुष जी बताऊं, कल मैं TV9 भारतवर्ष के प्रोग्राम में था तो ये सबको एहसास था कि लखीमपुर की घटना के बाद या तो माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ ना आके सीधा लखीमपुर खीरी जाएंगे, या लखनऊ आए भी तो वो उन किसानों के बारे में जरूर बात करेंगे कि उस घटना, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का मैटर है ना कि स्टेट मिनिस्ट्री का। स्टेट होम मिनिस्टर के लड़के का ये वाकया हुआ है, FIR दर्ज हुई है, 302 का मुकदमा, और किस पे आप बताइए। जब ये सत्ता से आने से पहले, चाहे 2014, 2019, 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, ये संकल्प पत्र में किसानों की बात करते हैं कि हम आए दुगना करेंगे, और आज जब आके शिलान्यास कर रहे हैं प्रोग्राम का, शिलान्यास कर रहे हैं लखनऊ में आके, एक बार भी संकल्प पत्र उठा के दिखाया कि हमने आय दोगुना करने की बात कही, और आय दोगुना तो छोड़ो, हमने उन्हें जीने का हक छीन लिया, उन्हें अपने गाड़ियों से रौंद कर मार दिया। ये कितनी शर्म की बात है आयुष जी। आप सबने देखा कि एक पत्रकार को भी उसमें शहीद हो गया उसमें, पर सब मौन धर्म है, एक भी जबान भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जबान बंद है, जब आप मीडिया लोग उनसे पूछ रहे हैं तब वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं, वरना सब लोग खामोशी अख्तियार किए हैं और कहने पे जांच कह दे रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कह रहे हैं, हो जाएगी। आप इससे पहले आयुष जी गोरखपुर का कांड आपने देखा, आप सबने अपने मीडिया में दिखाया, उस वक्त भी इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी होगी। आप बताइए, उस विधवा पे इतना अत्याचार हुआ, उसने अपना हस्बैंड खो दिया और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं। तो आप बताइए, सारे विपक्ष को रोक दिया गया, हमारे माननीय सतीश मिश्रा जी लखीमपुर के लिए जा रहे थे, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये विपक्ष को इस तरह से क्रश करना, ये तो राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। क्या आपातकाल लग गई है उत्तर प्रदेश में? और आप उस स्टेट होम मिनिस्टर को क्यों रखे हुए? 7 बजे बोला गया था, वो वहां पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता आयुष जी कि इससे जांच पे प्रभाव पड़ेगा? उनके रहते हुए अगर जांच हो, एक स्टेट होम मिनिस्टर का लड़का उसमें इन्वॉल्व हो, तो आपको आयुष जी क्या लगता है कि जांच में पारदर्शिता रह पाएगी? क्या वो उनके रहने से जांच इफेक्ट नहीं होगा? और बहुजन समाज पार्टी चली जाएगी तो जांच इफेक्ट हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। शांति तो आपने उत्तर प्रदेश की छीन ली है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता से, कोरोना काल से उत्तर प्रदेश की जनता लाश देख रही है। अब वो लाश जब कोरोना काल भी खत्म हो गया तो अब हम अपने किसान भाइयों का देख रहे हैं। कब तक, कहां तक अत्याचार करेंगे, इसकी पुष्टि कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना मैं साफ तौर से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जालियांवाला बाग की याद दिला सत्ता दिया। के साथ साथ विपक्ष इसीलिए होता है कि आप लोग इस तरह की बातों को उठाते रहें ताकि सत्ता पक्ष तक ये पहुंचता रहे जो बात आप कह रहे हैं। और आपने आज यहां से भी इस बात को कहा। ठीक है, मेरे साथ एसएन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। एसएन जी, आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। एसएन सिंह जी, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेके और हमारे मीडिया कर्मी इस बात को बोलते रहे। एसएन सिंह जी, सबकी बातें आपने सुनी, आपका रिएक्शन में चाहूंगा। एक तो प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही वो अपनी जगह हैं, लेकिन हाँ, जो एक इस समय मौजूदा माहौल है उसमें दो शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से उसकी उम्मीद विपक्ष के साथ साथ जनता भी कर रही थी, इसको लेकर के भी सवाल उठने लगे। आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इसके ऊपर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं, और ये जो कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ किसान का कार्यक्रम नहीं चल रहा था। 137 करोड़ रुपए के 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा था, जुमलों का आयोजन चल रहा था। अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अरे तो उसमें मैं बोला, संवेदना ट्वीट कर देते। नहीं, आपके बीच में बोला नहीं है, नहीं, कौन नहीं कहा? किसान के लिए कितना काम किए हैं आप? पहले इनकी पहले बयान ले लीजिए, फिर मेरा बयान लीजिए। वैभव जी, किसानों के लिए कितना काम देखिए, आप बोलने दीजिए भाई। देखिए किसानों के लिए कितना, वैभव जी, देखिए इसीलिए मैंने आप लोगों के सबके रिएक्शन लिए पहले। अभी देखिए जैनेंद्र अरकुंशी जी का भी रिएक्शन रह गया। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों ने जो बात कही है अब एक बार उधर सुन लेते हैं। देखिए, इस तरीके से टीका टिप्पणी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ना सिर्फ एक तरफा बात हो जाएगी। उनकी बात सुनते हैं, अपनी बात करिए। ठीक है, आज 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से चाबी दिया गया है।
आज जिस चीज की वहां बात करनी थी उन्होंने बात किया कि देश के 100 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे बात हुई, 75 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों की बात हुई, 80% से अधिक महिलाओं को यह सुविधा दी जा रही है, इसकी बात हुई। लेकिन जो बात वहां नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी है कि उसी मन से यह बात होगी। और किसानों के लिए हमारी सरकार ने जितना काम किया है, आप देखिए कोई सरकार नहीं की है। इसके पहले अभी समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही मुजफ्फरनगर में 62 लोग मारे जाते हैं। इस बात को कह रहे हैं, इन्होंने उसके लिए क्या किया, कौन सी संवेदना व्यक्त की? कह रहे किसानों के लिए काम विजुअल सुन लीजिए, जो विजुअल आ रहे हैं इसमें कौन ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बता देंगे कि ये सही है? भाई आज इतना हाईटेक चीजें हो गई हैं कि उसकी जांच चल रही है, सब कुछ आने दीजिए। कहने को तो ये भी हो रहा है कि उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम था। मंत्री तभी जांच सही हो सकेगी। गृह राज्य मंत्री देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी हो, सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए, आप घर कोतवाल अगर घर नहीं, आपके पास जांच आ गई है, कैसे सही करेगा? भाई साहब इनसे पूछ लीजिए कि इनके पास जांच आ गई है, आप बोल लीजिए। नहीं, आप कैसे इस देश के लोगों को विश्वास दिलाओगे कि गृह राज्य मंत्री आपके बेटे के खिलाफ जांच सही होने देगा? ये आप कैसे देश के लोगों को दिलाओगे? अब मंत्री का इस्तीफा, अब सुन लीजिए। चलिए वैभव जी, आप सुनते हैं। ठीक है वैभव जी, ये सवाल है, ये सवाल उन तक पहुंच गया है और ये बराबर उठ रहा है सवाल, लेकिन उसका जवाब सुनते हैं सेशन जी। कोई भी जो घटना घटती है वो प्रत्याशित घटना होती है, वो किसी भी खंड काल में घटित हो सकती है। उसके बाद सवाल उठता है सरकार पे। सरकार उसी दिन से आप देखे होंगे कि इस घटना के प्रति कितनी संवेदनशील है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजे और जिसके साथ वो घटना हुई थी उन किसानों से बात हुई, जो कुछ भी उनकी मांगे थी उसको पूरी की गई और ये भरोसा दिलाया गया कि ये पूरी निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन बाद में जो इस पे राजनीति होने लगी है वो गलत है। अगर वहां पे बताइए आप प्रियंका गांधी जी जाके इस समय कौन सा मरहम लगा देंगे? आप हमें कहने नहीं दिए, अगर आपसे पूछेंगे तो आप जवाब दे लीजिएगा। आप ये बताइए कि तमाम सिखों को की गलती थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और हजारों सिखों का कत्लेआम कर दिया जाता है, तो उसमें सारे सिखों की गलती थी। एक नियम बना दो कि किसी भी घटना पे विपक्ष का कोई भी नहीं जाएगा, देश में नियम बना दो आप, ताकि जब नहीं विपक्ष का जाएगा तभी यही बात हो। चलिए ठीक है, जैनेंद्र रघुवंशी जी का मैं एक रिएक्शन लेता हूं। ठीक है, चलिए वैभव जी, देखिए इस तरीके से 1 to 1 सवाल नहीं होगा ना कि आप उधर से पूछते रहे वो जवाब देते रहे। जैनेंद्र रघुवंशी जी। जैनेंद्र रघुवंशी जी एक बार अनम्यूट कर लें आप। आयुष भाई, मैं सबसे पहले जो बताऊंगा वो प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी आए हैं इतनी दूर से, तो उन्होंने कुछ घोषणाएं की, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के 4,000 कुछ करोड़ रुपए की घोषणाएं की और उन्होंने ये नहीं बताया कि ये आएगा कहां से पैसा, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर में जब 2016-17 में चुनाव होने वाले थे तो उस समय वहां पे भी घोषणाएं की, लगभग 80,000 करोड़ की। बिहार में जब चुनाव हो रहे थे 1,25,000 की। बंगाल में चुनाव हो रहे थे 70-75 हजार करोड़ रुपए की, वहां भी घोषणाएं कर दी। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? जो घोषणाएं होती हैं वो धरातल पर तो उतरता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमने इतने घर बनाए, उतने घर बनाए। मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़ा ही बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जी को उनके सहायकों ने उनको बताया ही नहीं था कि 2,67,00,000 घरों का 2022 तक बना के देने का वादा था और अभी तक केवल 45 लाख घर हैंड ओवर किए गए हैं पूरे देश के अंदर। ये इनकी हालत है जो ये बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि पिछली सरकारों ने इतने घर दिए, उतने दिए और हमने उसके 4 गुना दिए। तो मैं बता दूं कि पिछली सरकारों के समय पूरे देश की जनता को मिलने वाली जो सब्सिडी होती थी वो आज के समय में 1/4 रह गई है। यानी कि अलग अलग मदों में दी जाने वाली जो सब्सिडी 2014 में मान लीजिए 100 रुपए मिलती थी, आज की डेट में वो 25 रुपए मिल रही है। फिर प्रधानमंत्री जी ने गिनी चुनी 3 महिलाओं से बात की और देखिए उस महिला से उन्होंने पूछा क्या आपको स्वनिधि सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है? और मैं क्या बताऊं कि प्रशासन और सरकार चुन के बड़े समझा बुझा के लाती है, पूरी चीजें सिखाती बुझाती है उन लोगों को
और तब जाके उनको बिठाया जाता है। उस महिला ने कहा कि नहीं मिल रही है। स्वनिधि योजना ये होती है कि हॉकर्स और वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है 0.75% के इंटरेस्ट पे, और उसमें 32 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 16 लाख को मिलना था, लेकिन 12 लाख लोगों को ही पूरे देश में मिला है। ये स्वनिधि योजना का कच्चा चिट्ठा है। अब आता हूं, यहां तक आ गए थे प्रधानमंत्री जी, तो थोड़ा और आगे चले जाते। लखीमपुर में आपने पिछले 10 महीने में किसानों से तो बात की नहीं है, लेकिन कम से कम जिनके घरों के चिराग बुझ गए, जिनके माँ बाप आज अपनी आंखों में आंसू लेके बैठे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, बच्चे होंगे, कम से कम। चलिए हरकुवंशी जी, आपने जो बात कही है ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा क्योंकि एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, लेकिन अब मैं इसका एक पॉलिटिकल रिएक्शन और पूरा विश्लेषण में समझना चाहता हूं। चंचल सिवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बस ये सवाल जानना चाहता हूं। जी नहीं, मैं केवल ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि आज पूरे दिन जो आशीष मिश्रा थे वो टीवियों पे अलग अलग इंटरव्यू दे रहे थे अलग अलग जगह, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जब उनके खिलाफ धारा 302 की FIR लिखी जा चुकी है? मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ। ये भी जवाब मैं लूंगा, लेकिन ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक राजनीतिक विश्लेषण होगा इसका, और उसके बाद मैं और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है मैं सवाल आज इस बात का कि प्रधानमंत्री आज लखनऊ आए, कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। 75,000 ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको आवास की चाबी भी सौंपी गई है, लेकिन विपक्ष के इसको लेकर के कुछ अहम सवाल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको लेकर के भी लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसको लेकर के चर्चा प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ है। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, और प्रधानमंत्री ने जिन बातों को कहा है या फिर आज जिन योजनाओं का विस्तार देने की बात कही गई है या जो सौगात दी गई है, उसके भी पॉलिटिकल क्या फायदे होंगे चुनावों के अंदर, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार चर्चा में फिर से वापस लौटते हैं। मेहमान सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल सिवाज जी, मैं आपके पास आता हूं। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, एक तो प्रधानमंत्री का आज पहुंचना लखनऊ में, इस कॉन्क्लेव के अंदर उन तमाम बातों का कहना, विपक्ष के ऊपर भी उनके द्वारा निशाना साधा जाना, लेकिन मौजूदा हालात जो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं आज के प्रधानमंत्री के इस दौरे को या आज की उनकी इस मौजूदगी को? चंचल जी। चंचल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, चंचल सिवाज जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सृष्टि जी, मैं आपके पास आ जाता हूं वापस। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। जी, मैं माफी चाहूंगी शुरू के लिए, बिकॉज वहाँ PSC पे काफी डिस्टर्बेंस था, तो मैं अभी थोड़ा बाहर आके आपसे बात कर रही हूँ, तो आप कृपया अपना क्वेश्चन। जी, सृष्टि जी, मेरा सवाल यही था कि आज प्रधानमंत्री पहुंचे, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ, उन्होंने महिलाओं का भी साथ में जिक्र किया कि अब तो महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए भी, और अब ये जो हम घर सौंप रहे हैं उसमें भी महिलाओं की भागीदारी है। ये जो योजनाओं का जिक्र हो रहा था, इसको आप कैसे देखते हो? आज के प्रधानमंत्री के दौरे पर आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। देखिए, पहले हमें ये बात समझना होगा कि यूपी में इलेक्शंस आते हैं, और इलेक्शन आते आते हमारे जो माननीय प्रचार मंत्री हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव, और घोषणाओं की जहां तक बात है, पिछले हफ्ते योगी जी हमारे CM ने घोषणा करी थी अपने मिशन शक्ति के 2nd फेज को लेकर, 3rd फेज को लेकर। तो अभी ये जितनी भी घोषणाएं हो रही है, तो पहले हमें ये मानना होगा कि इनमें से कोई भी चीज होने नहीं वाली है। जैसा कि अभी हमारे माननीय पैनलिस्ट ने बताया कि वो हर जगह जाके 50,000 करोड़ 80,000 करोड़ की घोषणाएं करते आए थे, लेकिन आखिरकार उसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, वो घोषणाएं कहाँ तक पूरी हुई है, ये किसी को नहीं पता है। और जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हर 16 मिनट पे एक रेप होता है? तो आप मिशन शक्ति लाते हैं, उसके बाद आप फेज 1 फेज 2 लाते हैं, फेज 3 आप घोषणा करते हैं, उसके बाद आज हमारे माननीय मोदी जी आके घोषणा करते हैं। तो महिला सुरक्षा पे आप कब तक चीजें सिर्फ आप बोलते रहेंगे? When will you actually start working on the things that you say? हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, ये बात फैक्ट है। और जहां तक इनकी घोषणाओं की बात है, मैं सिंपल सा ये आपको बताना चाह रही हूँ, महिला सुरक्षा पे आप ये सोच लीजिए कि हमारी प्रियंका माननीय दीदी, वो कल से अनलॉफुल डिटेंशन के तहत वो बंद है। आखिरकार महिला की सुरक्षा कहाँ है जब कल के आप उन्हें वीडियोस देखिए कि पुलिस अधिकारी उनको मैन हैंडल कर रहे हैं? कल सुबह 5 बजे की वीडियो है।
तो जब आप विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं तो आप आम इंसान के साथ किस तरीके से बिहेव करते होंगे? जब नेता और सांसद रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, आपकी राज्य की पुलिस इस तरीके से अमानवीय व्यवहार एक सांसद से, एक नेता विपक्ष से ऐसा कर सकती है, तो राज्य की आम महिलाएं जैसे कि मैं, कोई भी आम महिला उत्तर प्रदेश की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेता है? जब हमारे रक्षक इस तरीके से बिहेव करते हैं, जिनको लाइव कैमरे पे लोग देख रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मैं इस प्रदेश में सुरक्षित हूं? एहसन सिंह जी जवाब दें। योजनाएं कभी धरातल पर उतरती नहीं, हजारों करोड़ आप भले ही कहते रहे, और इसके अलावा जो बातें आप लोग कह रहे थे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भी वो सही नजर नहीं आ रही। नहीं, इन्होंने सही कहा। देखिए, इनके प्रधानमंत्री जी भी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहे थे कि हमारे यहाँ से जो योजनाएं कार्यान्वित होती हैं वो जमीन तक पहुंचती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप देखे होंगे आज इज्जत घर उत्तर प्रदेश में 2,67,00,000 इज्जत घर बने हैं। आज सबको गैस कनेक्शन मिला, हम किसी जाति धर्म को नहीं दिए हैं। और रही बात एक्सप्रेसवे की, अभी चर्चा हो रही थी, तो 5 एक्सप्रेसवे हमने दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लगभग 98% काम पूरा हो गया है। गोसाईगंज से भाई साहब एक मुस्कुरा रहे हैं, तो वो मैं उनको देख लिया था, तो इसलिए मैं कहा कि वो गोसाईगंज से चढ़ के जाके देख सकते हैं। अब सब लोग जाने भी लगे हैं। और मेट्रो जो है वो कानपुर मेट्रो को भी वो देख सकते हैं जाके। प्रथम चरण का सारा कुछ संपन्न हो चुका है। आगरा मेट्रो शुरू हो गया है। रैपिड रेल नोएडा से मेरठ के लिए उसका भी कार्य शुरू हो गया है। तो ऐसा नहीं योजनाएं नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ जो योजनाएं होती हैं वो सबके लिए चलती हैं। ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ कोई योजना बनी जिसका लाभ केवल फला जाति या फला धर्म के लोगों के लिए होगा। और रही बात शिक्षा की, तो हमारे यहाँ देखिए इस समय लगभग 14 ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। हमने 30 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। इंटरप्ट करना चाहूंगी सिर्फ 1 सेकंड के लिए, माफी चाहती हूँ। जब आप ये कहते हैं कि किसी जाति विशेष धर्म के लिए योजनाएं नहीं बनती है, तो आखिरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये कहने का क्या संदर्भ होता है जब वो पब्लिकली खड़े होकर कहते हैं कि राशन कार्ड जो पहले होते थे वो सिर्फ अब्बा जान के नाम पे होते थे? आप जाति विशेष धर्म की बात करते हैं, आप पिताजी नहीं बोलते, आप अब्बा जान बोलते हैं, फिर आप राशन कार्ड लेके बोलते हैं। तो आपकी योजनाओं में आपकी बायसनेस को हर कोई देखता है। तो हाउ कैन नहीं, देखिए हम चीजों को अलग आप पूछिए, आप सुन लीजिए। नहीं, ठीक है संजय, जवाब दीजिए। सरकार में कहा गया था कि जो संसाधनों पे अधिकार केवल अल्पसंख्यकों का है। मैं इस पे भी आपको याद दिला दूं, मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते। मुख्यमंत्री जी वही मैं आपका भी आप देख लीजिए पुराना जाके, आपकी सरकार में ही कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं इस पे सर्वाधिक अधिकार किसका होता है? अल्पसंख्यक का होता है। तो आप ये करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो योजनाएं बनती हैं हम वो सबके लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर फला जाति धर्म को दे रहे हैं और उसको नहीं दे रहे हैं, हम गैस कनेक्शन एक जाति धर्म को दे रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा पहले के समय में ऐसा होता था। कब तक गुमराह करेंगे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नई नई योजनाओं के नाम लाकर, जब वो घर नहीं? ठीक है सृष्टि जी, देखिए अब उसके लिए तो बहुत वक्त नहीं है सृष्टि जी, उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जानना चाहता हूँ इस चीज में कि अब आप राजस्थान का जिक्र करें, फिर आप पंजाब और फिर छत्तीसगढ़ भी गिनवाएं। मैं इन चीजों में नहीं अभी जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी चुनाव है, सबका फैसला होगा बहुत जल्दी से। विवेक जी, जो बात आप लोग कह रहे हैं बार बार कि ये लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर बैठ करके हमने तो देखिए इतने एक्सप्रेसवेज बना दिए, हमने तो मेट्रोज को भी बना दिया है, क्यों उस पर शक व शुबा है आप लोगों को? देखिए, समाजवादी पार्टी तक का जहां तक संबंध है, तो समाजवादी पार्टी ना ही नाले से गैस निकालती है, ना ही बादल के पीछे जहाज को छुपा देती है रडार से बचाने के लिए, और ना ही बत्तख से ऑक्सीजन निकालने का काम करती है। ये सब महान काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये सब समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। और भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर, जो इनके मुख्यमंत्री हरियाणा, उनकी आदेश का पालन किया। मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं कि किसानों को लाठियों से मारो, जेल जाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाओ। ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक एडवांस स्टेप ले लिया, एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने लाठी से मारने के लिए कहा था, इन्होंने नेता बनने के लिए गाड़ी के नीचे कुचल दिया, और ज्यादा कुछ थोड़ा ना किया है। उनको गाड़ी के नीचे कुचल के मार डाला है। ये किया भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी के आज जो सहयोगी दल है, नीतीश कुमार जी जो इनके सहयोग से मुख्यमंत्री पद संभाले हुए हैं बिहार में, उन्होंने भी विरोध किया लखीमपुर घटना की। बिल्कुल, अभी
पुरजोर विरोध किया। बैठा हुआ था मैं एक चैनल पे, वहां के लोग भी थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में किया होता तो कलकत्ता का फ्लाईओवर और अमेरिका की फैक्ट्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है अरबों रुपए के विज्ञापनों में। अब भ्रष्टाचार में तो शमशान से लेके कुंभ मेले तक में भ्रष्टाचार हुआ। 69,000 शिक्षकों का भ्रष्टाचार सबने देखा। अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, अरे बच्चों के मुंह से रोटी छीन ली, नमक रोटी खिला दी मिर्जापुर के अंदर। कोरोना काल में पीपीई किट, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में शमशान की लकड़ियों तक में भ्रष्टाचार कर गए। पत्रकारों को जेल भेज दिया जिन्होंने दिखाया, चाहे वो मिर्जापुर का पवन जायसवाल और जो मुसहर जाति के लोग जो तो अति पिछड़े में आते हैं, जब वो घास की रोटी खा रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस क्षेत्र में लोकसभा में, उसको जिसने उजागर किया उस पर आपने रासुका लगा दिया। जिस महिला ने आपका जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को जो गोद लिया था जयपुर, उसकी कलाई जब खोल दी तो उसके खिलाफ आपने केस कर दिया। देवरिया में जो दलित बच्ची पोछा लगा रही थी अस्पताल में, उसका जिसने खुलासा किया पत्रकार ने, उसके ऊपर आपने रासुका लगा दिया। तो आप तो आवाज दबाने की काम करते हैं। पंचायत चुनाव में किसने नहीं देखा कि महिलाओं का किस तरह से चीरहरण हुआ, उनकी असमत तक खींच ली भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए। यहीं लखीमपुर खीरी में जहां ये बड़ा कांड हुआ है। तो अब प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, लाल किले से खड़े होकर कहते हैं 100 लाख करोड़, फिर 110 लाख करोड़, फिर इस साल 100 लाख करोड़, कोरोना काल में 20 लाख करोड़। अरे यार ये मजाक है, जो मर्जी बोल दो, कहीं आ रहा है, किसी को मिल रहा है। सच्चाई यही है कि आज लोग बेरोजगार है। अकेले उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ बेरोजगार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की सबसे कम है हिंदुस्तान में, ये इन्हीं की रिपोर्ट कह रही है। मटर्नल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि यहां गुंडा राज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश राम भरोसे है, और ये कहते हैं कि हम तो सबका कल्याण कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमको तो नहीं समझ में आता है कि अगर ये अच्छा काम है। सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र देव सिंह जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो महंगाई नहीं है, हर चीज तो बहुत सस्ती है और कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये महंगाई नहीं है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं और दर्शकों से पूछना चाहता हूं, अगर ये महंगाई नहीं है तो महंगाई क्या है? और आप क्या और खून चूसने की आपने योजनाएं बनाई हुई है आपकी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने? अगर बनाई है तो उसका खुलासा करिए। कितना खून चूसेंगे आप प्रदेश और देश की जनता का, बताइए आज। वैभव जी, योजनाएं बन रही हैं और ऐसा नहीं है कि योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। वो अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसलिए आपको दिखता नहीं है। राजनीति ने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं, हमारे भाई ने जो सपा के बैठे हुए साथी बहुत बढ़िया इन्होंने बताया अभी, उसमें मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि गोरखपुर में भी मेट्रो चलेगी। भाई साहब, एक मेट्रो का खंबा, सिंगल एक खंबा भारतीय जनता पार्टी का दिखा दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। गोरखपुर के अंदर एक सिंगल खंबा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये इसकी सच्चाई है और उससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये तो माँ गंगा मैया के बुलाने पे आए थे। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। माँ गंगा का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। बेरोजगारों को 2017 में रोजगार देने का वादा किसने किया था? हमने किया था। 2014 में 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, ये किसने कहा था? जब अब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे तो जनता इनसे पूछेगी, प्रधानमंत्री जी जो आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां उत्तर प्रदेश के हक के अंदर, अगर 70 लाख नौकरियां आती थी वो कहां है? हमें बताओ। हमें 70 लड़के इसे खड़े करके दे दो जिनको नौकरी दिया हो आपने, क्योंकि ये जुमला पार्टी है, जुमला एक्सप्रेस लेके चली आई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब ये आएंगे तो महिला सुरक्षा की जब बात होगी तो पूछा जाएगा कि हाथरस के अंदर वो जो महिला बिटिया हमारी, उसको कैसे आधी रात में ये भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं? क्यों बनना चाहिए? कैसे बेटी का अंतिम संस्कार रात में किया गया, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बताएंगे प्रधानमंत्री जी, कैसे एक सुहागिन महिला को अपना सिर मुड़वाना पड़ गया, अपने हक की आवाज को कहते कहते थक गई वो बेचारी महिला, लेकिन वो शिक्षा मित्र ने अपना सिर मुड़वा के अपना विरोध दर्ज किया, इनको शर्म तक नहीं आई। फैजान जी, शर्म का पानी इनके अंदर से खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस समय
वो जनता जवाब वजाहत मांगेगी है, और ये क्या जिसको जवाब देंगे ये पहचान- हम लोग देखेंगे। ठीक है फैजान जी, फैजान जी। जी आयुष जी, काम हो रहे हैं लेकिन आप लोग राजनीतिक मैं चश्मे सिर्फ से एक देख रहे हैं बात इसलिए कहना आपको चाहता नहीं हूं दिख रहा आयुष है। जी। तो अगर आयुष जी काम हो रहा है तो आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ में आए थे, वो किस जनता के लिए ये शिलान्यास कर रहे हैं? क्या किसान को किसान मानने से इंकार कर दिए? अब क्या लखीमपुर खीरी में जो किसान शहीद हुए हैं, क्या उनके लिए भी समय देना प्रधानमंत्री जी का नहीं बनता था? आयुष जी, दिल के गहराइयों से दिल पे हाथ रख के इस बात का आप जवाब दें। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जांच होगी। आप बताइए, गोरखपुर में जांच हुई, गिरफ्तारी हुई? जब माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना ही स्पष्ट अगर वो है, नियत उनकी साफ है, तो गिरफ्तारी गोरखपुर में नहीं हुई तो लखीमपुर खीरी में कैसे हो जाएगी, जहां पर स्टेट होम मिनिस्टर का लड़का इन्वॉल्व है? दूसरी चीज, मैं इनकी ये स्पष्टता पे एक और सवाल उठाता हूं। आपको एक डेटा बताता हूं आयुष जी। राष्ट्रद्रोह, स्टेट द्रोह के केस भारतीय जनता पार्टी के आने पे 160% बढ़ा है। इस उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के रिपोर्ट में 160% बढ़ा है। लेकिन जब उसके जजमेंट आए हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 3% जो है पाया गया है सही। इसका मतलब फेक केसेस ज्यादा हो रहे हैं, जांच इनका किसी और जो पुष्टि पे हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी पे से, भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। इनके पास कुछ नहीं बचा है जनता को देने के लिए, सिवाय खून चूसने के जनता से उत्तर प्रदेश के। इनके पास एक भी वक्तव्य नहीं बचा है, न काम बचा है। सारा शिलान्यास, सारी घोषणाएं हवा हवाई हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के सारे भाषण आप सुन लीजिए। सब में जितना जैसे लग रहा पैसा पता नहीं कहां से आ रहा है, और जब पैसे की असलियत पूछा जाता है तो ये कहते हैं कोरोना काल के वजह से हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हमारे पास पैसे नहीं थे, इकोनॉमी कम हो गई, जीडीपी कम हो गई, क्योंकि देश कोरोना काल से गुजर रहा है। लेकिन नाम बदलने के प्रक्रिया में 300 करोड़ रुपए इनके पास आ जाते हैं, इवेंट बनाने के लिए इनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए बात करने के लिए चलिए पैसा फैजान खत्म हो जी, अब जाता आप है। इसी बात के साथ आज की ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि सवाल है बड़ा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं का यहाँ पे जिक्र किया है या जिनकी घोषणाएं हुई हैं, उसका फायदा कितना मिलेगा ये जनता तय करेगी। लेकिन उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस समय की मौजूदा राजनीति है उसको लेकर के भी सवाल यहाँ पर उठने शुरू हो गए, और देखना यह है कि इसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देती है। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना है।